हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डीसी लाइन आरएम सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीएस अनिल। मेरे सीए फाउंडेशन के बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 3 का यूनिट 1 का सेकंड पार्ट। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट है एंटरप्राइज प्रॉब्लम्स की इश्यूज एंड चैलेंजेस। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स एक एंटरप्राइज को फेस करनी पड़ती है, हमने उनके पढ़े ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। अब कौन कौन से कॉमन चैलेंजेस है जो उन्हें फेस करने पड़ते हैं, ठीक है ना, देखते हैं। एन एंटरप्राइजेस फेसेस मल्टीपल चैलेंजेस थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल। जो भी बिजनेस का एक लाइफ साइकिल है उसके अंदर मल्टीपल चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं फ्रॉम इंसेप्शन टू क्लोजर। मतलब बिजनेस स्टार्ट होने से लेकर एंड तक देयर आर मल्टीपल चैलेंजेस, ठीक है ना। द प्रॉब्लम्स आर इंटर रिलेटेड एंड रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। इसलिए ही बिजनेस के अंदर एक कॉम्प्लेक्सिटी बोली जाती है कि कहीं ना कहीं प्लानिंग और एक डिसीजन मेकिंग की जरूरत होती है कि हर एक स्टेप पर चैलेंजेस फेस करने होते हैं और उनसे डील करना आना चाहिए, राइट। तो पहले देखते हैं कौन कौन से। एक तो है प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ऑब्जेक्टिव। अब जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स है उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम, लाइक एंटरप्राइजेज ऑपरेट इन इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। ये सारे मिक्सचर होते हैं एक एंटरप्राइज के अंदर, ये सारे तरह के एनवायरमेंट मिक्स होते हैं। मल्टीपल एंड कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलते हैं समटाइम्स। एग्जांपल, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी करना है, इन मार्केट का शेयर भी इंक्रीज करना है थ्रू प्राइस कट्स या क्वालिटी इंप्रूवमेंट। तो सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये एक प्रॉब्लम है, एक तरह से कॉम्प्लेक्सिटी है ना, कि भाई प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज करना है, मार्केट शेयर भी इंक्रीज करना है, प्राइस कट भी करना है, क्वालिटी को भी इंप्रूव करना है। तो ये मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं। चैलेंज क्या है? चूजिंग एंड बैलेंसिंग द कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव। अब यही जो ऑब्जेक्टिव है इतने सारे, इसमें से किसको हमें प्रायोरिटी देनी है, किसका ध्यान रखना है, ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम वाली बात है, ठीक है ना। फिर आता है प्रॉब्लम रिलेटिंग टू लोकेशन एंड साइज। ये आपको नाम से पता लग रहा होगा कि कहां पर हमें प्लेस करना है अपना प्लांट है और उसका साइज क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द बिजनेस। तो लोकेशन डिसीजन, नियर रॉ मटेरियल और नियर मार्केट। भाई क्या डिसाइड करेगी, रॉ मटेरियल हमें इजिली अवेलेबल मिले या जो हमें सेल करना अपना प्रोडक्ट आगे उसकी मार्केट हमारे नियर बाय हो, राइट। सो कंसिडर दी कॉस्ट, लेबर, फैसिलिटीज एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये सारी कॉस्ट हमें कंसिडर करनी है। फिर आता है साइज का डिसीजन, स्मॉल स्केल वर्सेस लार्ज स्केल यूनिट्स। हमें देखना है कि हमें स्मॉल स्केल बिजनेस रखना है या लार्ज स्केल पे लेके जाना है। तो वो साइज का भी मैटर करता है, क्योंकि अगर आप साइज बढ़ाओगे तो उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट भी बढ़ेंगी, राइट। फैक्टर्स टू कंसिडर, टेक्निकल, मैनेजरियल, मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। ये सारे देखने पड़ते हैं कि भाई टेक्निकली क्या होगा, मतलब कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हमें रखनी है, मैनेजरियल स्किल्स क्या क्या चाहिए, मार्केटिंग के लिए क्या क्या चाहिए, फाइनेंशियल एस्पेक्ट क्या क्या चाहिए। मस्ट इवेल्युएट स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस रियलिस्टिकली। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सोच लो हो जाएगा तो वो हो जाएगा, नहीं, हमें उसको रियलिस्टिकली सोचना है कि हाँ एक्चुअली में पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों प्रॉब्लम रिलेटिंग टू सिलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फिजिकल फैसिलिटीज। यानी जो फिजिकल फैसिलिटीज हैं जिनकी हेल्प से हम प्रोडक्शन करते हैं उनकी अवेलेबिलिटी क्या है ना। डिसीजन ऑन प्रोडक्शन प्रोसेस एंड इक्विपमेंट बेस्ड ऑन प्रोडक्शन का डिजाइन और रिक्वायर्ड प्रोडक्शन वॉल्यूम। उसके हिसाब से हमें अपने इक्विपमेंट्स अरेंज करनी है कि हमें क्या डिजाइन रखना है और कितना हमें वॉल्यूम रखना है प्रोडक्शन का। फिर अगर हम लार्ज स्केल में जाना चाहते हैं तो स्पेशलाइज्ड और कॉम्प्लेक्स मशीनरी की जरूरत पड़ेगी लार्ज स्केल में। चॉइस बेस्ड ऑन कॉस्ट एंड एफिशिएंसी वैल्यूएशन करना पड़ेगा। लेआउट की प्लानिंग करनी पड़ेगी, अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट, बिल्डिंग एंड एक्टिविटी एलोकेशंस, इन सबका अरेंजमेंट करना, एलोकेशन करना। तो ये एक चैलेंजेस है ना एक तरीके से, जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है एंटरप्राइज को, राइट। फिर आता है प्रॉब्लम रिलेटिंग टू फाइनेंस। अब भैया पैसा चाहिए, बिजनेस करना है तो फाइनेंस अरेंज करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो फाइनेंस का मतलब क्या है? डिटरमाइनिंग फंड्स नीडेड बेस्ड ऑन फिजिकल प्लान्स। फिजिकल प्लान्स के बेसिस पर फंड्स की क्या रिक्वायरमेंट है। फिर असेसिंग डिमांड एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की हमारी क्या डिमांड और क्या उसकी कॉस्ट लगने वाली है। एस्टिमेटिंग प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, जो आप इन्वेस्टमेंट लगाओगे क्या वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है ना। फिर आता है कंपेयरिंग विद एग्जिस्टिंग कंसर्न्स, जो बिजनेस में भी करंट कंसर्न्स चल रहे हैं उससे रिलेटेड डिसाइड करना फंड्स की रिक्वायरमेंट को। फिर आता है डिसाइडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर एंड टाइमिंग ऑफ द फाइनेंस। एक्चुअली में कब जरूरत है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना अपना, भाई कैपिटल में कितना कितना शेयर रखोगे, जैसे समझ रहे हो कि कितने कितने कैपिटल में कौन कौन सी चीजें रखोगे, और उसको एग्जैक्ट टाइमिंग डिसाइड करना है कि कब हमें जरूरत पड़ेगी फाइनेंस की। फिर आता है प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर भी मिक्स होता है, कैसे? डिवाइडिंग टोटल वर्क इनटू द स्पेशलाइज्ड फंक्शन एंड डिपार्टमेंट्स। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, बहुत सारे फंक्शंस होंगे, तो उसमें अपने वर्क को डिवाइड करना अलग अलग। क्लियरली डिफाइनिंग द रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटीज एंड इंटर रिलेशनशिप्स। जो भी आपस में डिपार्टमेंट्स के इंटर रिलेशनशिप है उनको डिफाइन करना और असाइन करना उनको रोल्स। एंश्योर्स एफिशिएंसी, लैक लीड्स टू डिसफंक्शन। अगर आपकी एफिशिएंसी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं डिसफंक्शन भी हो सकता है। तो इसलिए ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को फेस करनी पड़ती है ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल, ठीक है जी। चलो, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू मार्केटिंग। प्रोडक्ट बेचना भी तो है, बना तो दिया, फाइनेंस भी अरेंज हो गया, अब प्रोडक्ट को आगे मार्केट भी करना है।
तो एसेंशियल्स फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ स्टेप्स के अंदर आइडेंटिफाई टारगेट मार्केट, टारगेट करना है हमें, टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करना है, एक्चुअल एंड पोटेंशियल कस्टमर पता लगाने, भाई एक्चुअल कस्टमर कौन है, पोटेंशियल कौन है, और डिसाइड ऑन दी 4 P's ऑफ द मार्केटिंग। ये 4 P's जो आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक तो हो गया हमारे पास प्रोडक्ट, एक हो गया प्रोडक्ट, देन प्रोडक्ट के बाद प्रमोशन, प्राइस एंड प्लेस। नाम से पता लग रहा होगा भाई प्रोडक्ट क्या रखना है, प्रोडक्ट यानी कि उसकी क्वालिटी, डिजाइन, फीचर, ब्रांड, पैकेजिंग। प्रमोशन कैसे करना है यानी कि एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग और पब्लिसिटी, ये सारे फैक्टर्स। प्राइस में क्या होगा, प्राइस क्या रखना है, उसका डिस्काउंट क्या देने हैं, क्रेडिट टर्म्स क्या अलाउ करनी है, और प्लेस मतलब कहाँ पे करना है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, आउटलेट्स, इन्वेंट्री और लॉजिस्टिक्स। ये सारा किस में आएगा बेटा, 4 P's में। तो क्या क्या याद रखना है, प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस और प्लेस, ठीक है ना। प्रॉब्लम रिलेटिंग टू लीगल फॉर्मेलिटीज, अब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें लीगल फॉर्मेलिटीज का भी ध्यान रखना है ना, लीगल फॉर्मेलिटीज। तो थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, लॉन्च, ऑपरेशन और क्लोजर, हमें कुछ कंप्लायंसेस, कुछ लॉज को सही तरीके से फॉलो करना है। लाइक सबसे पहले टैक्सेस, जो कॉर्पोरेट टैक्स है, एक्साइज ड्यूटीज है, सेल्स है, कस्टम्स है, इनको रेगुलरली पे करना है। रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू द अथॉरिटीज। फिर लॉज ऑन एनवायरमेंट, वेजेस, लाइसेंसिंग एंड प्राइजेस एक्सेट्रा। तो कोई भी जब आप बिजनेस रन करते हो तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है, ठीक है ना। प्रॉब्लम्स कह लो या कॉम्प्लेक्सिटीज कह लो, इनके ऊपर वर्क करना ही पड़ता है। उसके बाद हो गया प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस। फैक्ट्री सिस्टम क्या होगा, नीड फॉर वर्कर कोऑपरेशंस, लोगों का कोऑपरेशन भी चाहिए। इश्यूज क्या क्या आते हैं, विनिंग वर्कर कोऑपरेशन। अब जो लोगों का कोऑपरेशन है उसको आपको विन करना है, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके गोल्स अलग हो वर्कर्स के और आपके अलग हो, सबका कॉमन गोल होना चाहिए, राइट। फिर एनफोर्सिंग द डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिन होना जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन में। डीलिंग विद ऑर्गेनाइज्ड लेबर या यूनियंस, ऑर्गेनाइज्ड लेबर या ऑर्गेनाइज्ड यूनियन से हमें डील करना है। स्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, वर्कर का पार्टिसिपेशन अगर मैनेजमेंट में होगा तो वो ज़्यादा मोटिवेटेड और ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील करेगा, तो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन को इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ता है, जो कि एक प्रॉब्लम कह सकते हैं या चैलेंज कह सकते हैं, ठीक है ना। बात समझिए बच्चों। अब आता है प्रोडक्शन फंक्शन। व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन। अगर आप लोगों ने पहले भी डिमांड और सप्लाई वगैरह पढ़ा है तो वहाँ पे हमने डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन पढ़ा था। कोई भी फंक्शन का मतलब हम क्या समझते हैं कि जब भी हम एक रिलेशनशिप बताते हैं बिटवीन दी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो अगर हम प्रोडक्शन फंक्शन यहाँ देखेंगे ध्यान से, ये कैसा प्रोडक्शन फंक्शन है, सिंपलेस्ट फॉर्म, एल हम लेबर के लिए ले रहे हैं, के हम ले रहे हैं कैपिटल के लिए, ठीक है। तो प्रोडक्शन यानी कि हम ऐसे लिख रहे हैं Q इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ L कॉमा के, मीन्स ये लेबर और कैपिटल में अगर कुछ भी चेंज होगा तो उसका इफेक्ट आएगा मेरे प्रोडक्शन के ऊपर। ये किसी भी फंक्शन को लिखने का मतलब होता है कि जो यहां पर वेरिएबल लिखा जाता है वो डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, इन वाले वेरिएबल्स के ऊपर जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना। ये वाले वेरिएबल्स में आप चेंज करोगे तो उसका इफेक्ट किस पे आएगा, प्रोडक्शन पे। तो जब हम इस बात को एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं इसी को हम बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है बच्चों। चलो तो डेफिनेशन क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर होते हैं, हम सिर्फ 2 कंसीडर करेंगे यहाँ पे भी, ठीक है ना। एंड आउटपुट अंडर द गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जनरल फॉर्म क्या होती है कि कोई भी एफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। अब हम अगर स्पेसिफाई कर देंगे लेबर और कैपिटल तो इसलिए हमने बाद में एल कॉमा के लिख दिया, ठीक है ना। तो एबीसी कोई भी इनपुट्स है, हमने 2 इनपुट मान लिए, लेबर और कैपिटल, ये बता दी मैंने आपको। एजम्पशन क्या है, आउटपुट इज मेजर्ड फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, स्पेसिफिक पीरियड के लिए मेजर होता है, नॉट एक्यूमुलेटेड ओवर टाइम। आप जब भी ये प्रोडक्शन कैलकुलेट कर रहे हो या अपना आउटपुट कैलकुलेट कर रहे हो सो फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड ही कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि कोई लंबे समय के लिए कर रहे हो, ठीक है। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी कांस्टेंट मानी जाएगी, तभी आप बोल सकते हो कि जब आप लेबर कैपिटल लगा रहे हो तो इतना आउटपुट आ रहा है। अगर इन बिटवीन टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो आउटपुट का इफेक्ट चेंज हो जाएगा, राइट। तो इसलिए हम assumption मानते हैं कि टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट, नो इनोवेशन ड्यूरिंग द एनालिसिस। यानी जब आप प्रोडक्शन फंक्शन को एनालाइज कर रहे हैं तो कोई इसमें टेक्नोलॉजी इंक्रीज नहीं हो रही, ठीक है ना। आउटपुट इज मैक्सिमम पॉसिबल फॉर अ गिवन इनपुट्स, गिवन इनपुट्स के लिए हमारा आउटपुट मैक्सिमम करा जा सकता है जितना पॉसिबल है, ठीक है बच्चों। चलो जी, फिर आता है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अगर हम स्टडी करें एक प्रोड्यूसर का बिहेवियर ड्यूरिंग द शॉर्ट रन, शॉर्ट रन मतलब कम समय के अंदर, तो कम समय के अंदर एक बात समझ आती है कि वो ज्यादा अपने फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकता, ज्यादा कॉस्ट। यानी कि अगर सपोज करो आपने बिजनेस स्टार्ट किया, प्रोडक्शन स्टार्ट करी, आपने एक मशीनरी ली, तो अब आप रोज थोड़ा ना लोगे वो मशीनरी, अब आप कुछ साल बाद ही लोगे जब आपको बिजनेस एक्सपैंड करना होगा, जब आपको अपनी प्रोडक्शन एक्सपैंड करनी होगी। तो हम ये मानते हैं कि शॉर्ट रन में वेरिएबल फैक्टर्स जो है वो कम होते हैं, फिक्स फैक्टर्स ज्यादा होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं फिक्स और वेरिएबल दोनों होते हैं एक साथ, है ना। लेकिन जब हम लॉन्ग रन में स्टडी करते हैं तो लॉन्ग रन में हम कह सकते हैं कि सारी कॉस्ट वेरिएबल हो जाती है, देयर आर ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, क्योंकि मशीनरीज भी चेंज हो जाती हैं, लेबर तो चेंज हो ही रहे हैं डेली। जो वेरिएबल है वो तो वेरिएबल ही रहेंगे, पर जो शॉर्ट रन में फिक्स होते हैं ना वो भी लॉन्ग रन में आके क्या हो जाते हैं, वेरिएबल हो जाते हैं, राइट। तो देखते हैं शॉर्ट रन में एटलीस्ट 1 इनपुट इज फिक्स्ड, यूजुअली कैपिटल, जो मैंने जैसे मशीनरी का एग्जांपल लिया अभी। और लॉन्ग रन में क्या होगा, ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल, ठीक है बच्चों।
इसके अंदर हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन में, यहां पढ़ा जाता है रिटर्न्स टू स्केल। मतलब अगर हम शॉर्ट रन में किसी प्रोड्यूसर का बिहेवियर स्टडी करते हैं तो वो हम स्टडी करते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर, ठीक है ना। आउटपुट चेंजेस बाय वेरिंग वेरिएबल इनपुट्स लेबर, हमारा आउटपुट कैसे चेंज होगा, अगर फिक्स से कैपिटल है तो हम वेरिएबल वाले को चेंज करेंगे, और वेरिएबल हम ले लें अगर लेबर, तो लेबर को अगर हम चेंज करते रहे तो हमारे आउटपुट में चेंज होगा। अब उसके कुछ कॉन्सिक्वेंस है जो भी हम बात करेंगे। फर्म कैन चेंज प्लांट साइज इंस्टॉल द न्यू मशीन, लॉन्ग रन में क्या होता है, फर्म कैसे चेंज कर सकती है प्लांट साइज, न्यू मशीन्स वगैरह इंस्टॉल कर लेती है, न्यू प्लांट इंस्टॉल कर लेती है, तो आउटपुट चेंज हो जाता है कि नहीं, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन फंक्शन है हमारे पास कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। कंफर्म क्वेश्चन आएगा इसमें से, आप मान लो तो किस तरीके से लिखा हुआ है, प्रोडक्शन विल डिपेंड्स ऑन के एल के ऊपर ए पावर में एंड देन सी 1 माइनस ए। सो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, कॉब डगलस एक पर्सन जिसने अपने अकॉर्डिंग एक प्रोडक्शन फंक्शन दिया था। यहां पर हम बच्चों इस सी को कैपिटल मान रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना, पहले जब नॉर्मल प्रोडक्शन फंक्शन लिखते हैं तो वहां पर हम के को कैपिटल लिखते हैं, लेकिन जो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है उसमें सी स्टैंड्स फॉर कैपिटल, ठीक है ना। और एल हो गया हमारा लेबर, और के हो गया हमारे पास कांस्टेंट, के और ये जो स्मॉल ए है ये दोनों क्या है, टेक्नोलॉजिकल कांस्टेंट भी बोलते हैं इनको। मतलब आप जितना भी अपना इनपुट या जितने टेक्नोलॉजी जितने रिसोर्सेज आप लेबर के लिए लगाओगे, उसके बाद जो बचा हुआ होगा वो आप कैपिटल पे लगाओगे, तभी हम वहां पर 1 माइनस ए लिख रहे हैं। तभी क्या लिख रहे हैं 1 माइनस ए, कि जितना भी आपका कांस्टेंट टेक्नोलॉजिकल कांस्टेंट है, जितने भी आपके रिसोर्सेज लेबर के लिए लग जाएंगे, उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट होगा वो आप किस पे लगाएंगे, कैपिटल के ऊपर, ठीक है। एक एग्जांपल देख सकते हैं नीचे जो हम जनरली समझते हैं, लेबर कंट्रीब्यूटेड 75%, तो कैपिटल कितना होगा 25%। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है कि अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन फंक्शन अगर लेबर 75% है तो कैपिटल कितना होगा। रेशियो में भी दे सकते हैं कि लेबर कैपिटल कंट्रीब्यूटेड इज 3/4, तो बताओ कैपिटल कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए 25% मीन्स 1/4, ठीक है ना। कैपिटल अगर 25% लिखा है तो दैट मीन्स 1/4, ठीक है बच्चों। तो ये होता है कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, जो आपको एज इट इज याद रखना है, इसके मीनिंग जिसके अंदर वेरिएबल जो भी यूज हो रहे हैं उन सबको आपको याद रखना है, कांस्टेंट पता होने चाहिए क्या होते हैं, ठीक है ना। चलो अब आता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं शॉर्ट रन एनालिसिस। अभी मैंने पीछे बताया, फिर से बताता हूं कि अगर हम एक प्रोड्यूसर का बिहेवियर स्टडी करते हैं ड्यूरिंग द शॉर्ट रन, कि शॉर्ट रन के अंदर अगर एक प्रोड्यूसर क्या करेगा, सिर्फ एक लेबर को कंटिन्यूअसली अगर 1 बाय 1 बढ़ाता रहेगा तो उसकी प्रोडक्शन में क्या बिहेवियर देखने को मिलेगा। यहां देखते हैं डायग्राम एक बार, पहले मैं बना रहा हूं, देखो तो देखो जो उसकी टोटल प्रोडक्टिविटी है ना, अगर ऐसे समझो आपने एक मशीन लगाई है, ठीक है, और आप लेबर बढ़ाते जा रहे हो उसके ऊपर, तो स्टार्टिंग में तो प्रोडक्शन बहुत अच्छे से बढ़ेगी, लेबर बढ़ रहा है, एफिशिएंसी बढ़ रही है काम की, है ना, ज्यादा काम कम समय में होता रहेगा जितने ज्यादा लेबर्स आप लगाते रहोगे, राइट। तो इनिशियली तो प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी, इनिशियली तो प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी, फिर उसके बाद आपकी प्रोडक्शन धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसका रेट गिर जाएगा। देखो ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं इसको, यहां से आ गया इन्फ्लेक्शन पॉइंट, कि अब आपकी प्रोडक्शन बढ़ तो रही है, पहले ऐसे बढ़ रही थी लेकिन अब ऐसे बढ़ रही है, थोड़ा सा ग्राफ टिल्ट हो गया। इसका मतलब कि लेबर ज्यादा होने की वजह से धीरे धीरे एफिशिएंसी में फर्क आने लग गया। फिर एक कहीं ना कहीं एक अपनी टोटल प्रोडक्टिविटी एक मैक्सिमम पॉइंट आ जाएगा, जिसके बाद हमारी टोटल प्रोडक्टिविटी फॉल हो जाएगी। ये मैंने थोड़ा ब्रेक में बनाया, ये 1 गो में बनना चाहिए डायग्राम, ठीक है बच्चों, आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा तोड़ तोड़ के बनाया, नहीं तो अदरवाइज ये ऐसे बनेगा। दिखाता हूँ, देखो इसको यहां से अगर हम ले जाएं, स्टार्टिंग से अगर बनाए तो देखो यहीं से लेते हैं तो ये ऐसे जाना चाहिए, ठीक है। दिस विल बी माई टोटल प्रोडक्टिविटी। तो हुआ क्या, ये आया मेरा इन्फ्लेक्शन पॉइंट यहां से, ठीक है, ये आया मेरा मैक्सिमम पॉइंट टीपी का। यहां से हमने 2 स्टेज मार्क कर ली, दिस इज फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, और लास्ट वाली होगी थर्ड स्टेज। तो ऐसा क्या हो रहा है, देखो जब एक ही मशीन पे आप लेबर कॉन्टिन्यूसली बढ़ाते जा रहे हो तो एक केओस क्रिएट हो जाएगा, काम करने की जगह ही नहीं बचेगी, मूवमेंट की जगह ही नहीं बचेगी एक तरीके से, राइट। तो कहीं ना कहीं आपकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, गिरने लग जाएगी। अब जो लेबर काम कर भी रहे थे वो भी करना बंद कर देंगे, क्योंकि जो लेबर काम नहीं कर रहे थे उनको वेजेस मिल रहे हैं, तो जो कर रहे थे वो क्या सोचेंगे कि यार इनको तो बिना करे ही मिल रहे हैं तो हम की करें। तो इस तरह के केओसिस क्रिएट हो जाएंगे और अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। तो शॉर्ट रन में एक प्रोड्यूसर अगर कंटिन्यूअसली एक ही वेरिएबल को बढ़ाता रहे तो पहले उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी, देन डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगी, और एक मैक्सिमम लेवल आएगा उसके बाद फॉल हो जाएगी, ठीक है बच्चों। उसके बाद इस डायग्राम में आप एवरेज और मार्जिनल भी बना सकते हैं। ये होता है हमारा एवरेज, ठीक है, ये होता है मार्जिनल, यहाँ पे मैक्सिमम पे जाता है, और ध्यान से ये जीरो कहाँ होगा एग्जैक्टली, जहां पर ये मैक्सिमम है, ठीक है। अच्छा, इस डायग्राम को अगर थोड़ा सा एनालाइज करना हो तो आप क्या बोलेंगे, देखो जब टीपी इंक्रीज हो रहा है तो एमपी भी इंक्रीज हो रहा है, जब टीपी का डिमिनिशिंग रेट स्टार्ट हुआ डिक्रीजिंग रेट से तो एमपी कहाँ आ गया अपने मैक्सिमम पे, ठीक है ना। जब टीपी मैक्सिमम है तो एमपी क्या है, 0 है। और उसके अलावा आप क्या कह सकते हो कि एमपी और एपी जो है, ये एपी हमारा, ये एमपी है, जो एमपी है वो एपी के मैक्सिमम पे कट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जब टीपी फॉल हो रहा है तो एमपी क्या हो गया, नेगेटिव,
ठीक है ना। देखो ना, उसके बाद आपकी एमपी का मतलब ही क्या है, मार्जिनल हम कब पढ़ते हैं, जब हम एडिशनल की बात करते हैं। तो एडिशनल प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है यहाँ पे, जब टोटल प्रोडक्ट गिर रहा है तो एडिशनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव है, माइनस में जा रही है। स्टार्टिंग में तो बढ़िया चल रहा था, लेकिन जैसे ही डिमिनिशिंग रेट स्टार्ट हुआ एडिशनल प्रोडक्टिविटी गिरने लग गई, और एडिशनल प्रोडक्टिविटी गिरते गिरते जीरो पे आ गई जब मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी हो गई, और उसके बाद जब टीपी गिरा तो आपकी एडिशनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव में चली गई। ठीक है बच्चों, यही डायग्राम आपके सामने यहाँ पर भी है। ये हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ गया, ये हमारा मैक्सिमम से लेकर ये आ गया स्टेज 2। ठीक है ना, यहाँ पे स्टेज 1 ले लिया इन्होंने, अच्छा इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद यहाँ लिया स्टेज 1। ठीक है ना, ये हमारा ले लिया स्टेज 1 इन्होंने पूरा, ये हो गया स्टेज 2 और ये स्टेज 3। ठीक है, बात समझ आई। चलो जी, तो क्या है देख लेते हैं एक बारी। ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। सिनेरियो क्या है, वन वेरिएबल इनपुट, जो कि हम जनरली लेबर को मानते हैं, इंक्रीज्ड वाइल अदर आर फिक्स्ड, बाकी सबको फिक्स मानते हुए सिर्फ हम लेबर को 1 बाय 1 करके बढ़ा रहे हैं। की आइडिया क्या है, आफ्टर अ पॉइंट मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल इनपुट डिक्लाइंस, एक सर्टेन पॉइंट के बाद जो हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगी वो क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, एडिशनल प्रोडक्टिविटी गिरने लग जाएगी। ठीक है बच्चों, चलो तो क्या समझ आया। टीपी के लिए हमारा जो मीनिंग है वो है टोटल आउटपुट फ्रॉम ऑल द इनपुट्स। एवरेज क्या है, अगर हम इसके अंदर बात करें चेंज इन टीपी, चेंज इन टीपी, या फिर इसको नॉर्मली ऐसे लिख सकते हैं, देखो ऐसे ना लिख के इसको हम लिख सकते हैं टीपी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ठीक है ना, जो भी आप आउटपुट आपका निकल रहा है, आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। मार्जिनल की बात करें तो जैसे हमने पीछे उसमें सीखा था मार्जिनल, ठीक है ना, सेम वही है, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। ठीक, मार्जिनल का कंसेप्ट हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो इसमें मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1, यानी जिस भी लेवल का आपको मार्जिनल निकालना है उस लेवल की टोटल प्रोडक्टिविटी में से उसके पहले वाले टोटल प्रोडक्टिविटी माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मार्जिनल आ जाएगा। सिंपल है। रिलेशनशिप जो हमने पीछे पढ़ा, व्हेन एमपी ग्रेटर देन एपी तो एपी राइज करती है। देखो जब एमपी बड़ा एपी से, जब एमपी हमारा बड़ा एपी से, कहीं से भी देख सकते हैं, इस वाले में देख लो, जब एमपी बड़ा है एपी से तो एपी राइज कर रहा है ना। और व्हेन एमपी इक्वल है तो एपी मैक्सिमम है, ये भी हमने बात करी। जब एमपी इसके इक्वल कहां पर है, जहां पर एपी मैक्सिमम है। ठीक है, फिर एमपी लेस देन एपी है तो एपी फॉल्स है, ये लो जी, जब एमपी लेस देन एपी है तो एपी फॉल कर रहा है। तो जो हमने डायग्राम में समझा बच्चों, वही हमारे तीनों क्या है, रिलेशनशिप्स है। ठीक है, चलो 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, जो हमने 3 स्टेजेस उनके बारे में बात करते हैं फिर से। पहली स्टेज क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, टीपी इंक्रीज होता है एट इंक्रीजिंग रेट, देन एट डिक्रीजिंग रेट। एपी राइजेस थ्रू आउट, एपी तो राइज कर ही रहा है पूरे थ्रू आउट। ठीक है, एमपी भी राइज कर रहा है, देन फॉल्स बट ग्रेटर देन एपी, पहले गिरना शुरू हो जाएगा लेकिन अभी एपी से बड़ा ही रहता है। डायग्राम याद है, रीजन क्या है, बेटर यूटिलाइजेशन हो रहा है फिक्स फैक्टर्स का, क्योंकि मैंने आपसे बात करी, आपने एक मशीन लगाई है उसमें आप लेबर लगा रहे हो तो वो यूटिलाइजेशन इंप्रूवमेंट हो रहा है, राइट, डिवीजन ऑफ लेबर अच्छे से। फिर आता है स्टेज 2 यानी कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स। टीपी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट अंटिल मैक्सिमम, टीपी कहां तक जाता है, मैक्सिमम तक जाता है ना। टीपी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट अंटिल मैक्सिमम। फिर उसके बाद एपी फॉल और एमपी फॉल बट पॉजिटिव, अभी तक दोनों पॉजिटिव है सेकंड स्टेज में दोनों पॉजिटिव है। फिर एमपी हो जाता है 0 एट द एंड ऑफ स्टेज 2। डायग्राम एक बार दिखा दे, ये लो देख लो डायग्राम, स्टेज 2 के एंड में हमारा एमपी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, अभी नेगेटिव नहीं हुआ। स्टेज 2 के एंड में क्या हो जाता है, 0, और टीपी कहां आ जाता है, मैक्सिमम पे। ठीक है बच्चों, उसके बाद रैशनल प्रोड्यूसर की बात हो रही है। रैशनल प्रोड्यूसर जो है वो इस स्टेज पे ऑपरेट करता है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक रैशनल प्रोड्यूसर जनरली कौन सी स्टेज में ऑपरेट करता है, इस स्टेज पे। जो एक एवरेज बिहेवियर होता है एक प्रोड्यूसर का वो हमेशा स्टेज 2 में देखा जाता है। स्टेज 3 क्या है, नेगेटिव, अब टीपी फॉल हो गया, एमपी हमारा नेगेटिव हो गया, एपी गिरना, एवरेज प्रोडक्टिविटी गिरनी शुरू हो गई, मार्जिनल तो नेगेटिव हो ही गया और टोटल प्रोडक्टिविटी भी फॉल हो गई है, वो आती है थर्ड स्टेज। ठीक है, प्रोड्यूसर अवॉइड करता है, इकोनॉमिक एब्सर्डिटी बोला जाता है इसको, प्रोड्यूसर जनरली स्टेज में अवॉइड करता है। ठीक है ना, जाना नेक्स्ट। एजम्पशन क्या है इसके अंदर, वही टेक्नोलॉजी कांस्टेंट, सम इनपुट फिक्स्ड, फैक्टर्स नॉट यूज्ड इन फिक्स्ड प्रोडक्शन। ठीक है, फिक्स प्रोपोर्शन में हम यूज नहीं कर रहे हैं यहां पर। उसके बाद ओनली फिजिकल इनपुट और आउटपुट इज कंसिडर्ड, सिर्फ फिजिकल इनपुट या आउटपुट की बात हो रही है। रैशनल प्रोड्यूसर चॉइस है, अवॉइड स्टेज 1, अंडर यूटिलाइजेशन होता है यहां पर, अवॉइड स्टेज 3 क्योंकि नेगेटिव एमपी है। प्रोड्यूसर हमेशा स्टेज 2 में होता है, ऐसी डिमिनिशिंग बट पॉजिटिव रिटर्न, डिमिनिशिंग जरूर होता है पर उसको रिटर्न जो अभी भी पॉजिटिव आ रहे होते हैं, भले ही सब कुछ गिर रहा होता है पर होता अभी भी पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो एक रैशनल प्रोड्यूसर जनरली स्टेज 2 में ऑपरेट करता है, मैं बता चुका हूं। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। अब आता है रिटर्न्स टू स्केल। अगर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन समझ आया, वो था शॉर्ट रन का, शॉर्ट रन में प्रोड्यूसर का बिहेवियर। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल क्या है, अगर हम अब प्रोड्यूसर का बिहेवियर देख रहे हैं इन द लॉन्ग रन, कि इन लॉन्ग रन एक प्रोड्यूसर कैसे बिहेव करता है। ठीक है,
तो डेफिनेशन क्या है? स्टडी ऑफ हाउ आउटपुट चेंजेस व्हेन ऑल द इनपुट्स आर इंक्रीज्ड और डिक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन। अब क्योंकि लॉन्ग रन की बात हो रही है तो लॉन्ग रन में तो सारे वेरिएबल होते हैं, अब हम सारे के सारे इनपुट्स इंक्रीज कर सकते हैं, चाहे वो फिक्स हो या वेरिएबल, और फिक्स तो होते ही नहीं, लॉन्ग रन में सारे वेरिएबल ही होते हैं, जो फिक्स होते भी हैं शॉर्ट रन में वो भी आके वेरिएबल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो लॉन्ग रन कंसेप्ट है ऑल फैक्टर्स वेरिएबल, डिफरेंट फ्रॉम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, शॉर्ट रन और वन वेरिएबल इनपुट था वहां पर, इसलिए उससे डिफरेंट है। लॉ रिटर्न्स टू स्केल आर टेक्नोलॉजिकली डिटरमाइंड, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमिक डिसीजंस और मार्केट कंडीशंस। ये टेक्नोलॉजिकली डिटरमाइंड होता है, ठीक है, मार्केट से इफेक्ट नहीं होता इसके अंदर। तो तीन स्टेजेस कौन कौन सी है देखो मैं आपको बता देता हूं। इनिशियली क्या होता है, एक लॉन्ग रन में अगर हम प्रोड्यूसर का बिहेवियर जज करें तो स्टार्टिंग में वो जितना इनपुट लगा रहा होता है उससे ज्यादा आउटपुट मिल रहा होता है उसको, ठीक है। फिर इनिशियल ईयर्स में हम एक प्रोड्यूसर का बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं ओवरऑल लाइफ साइकिल समझिए, या फिर एक लंबे समय में, तो इनिशियली वो जितना इनपुट लगा रहा है उससे ज्यादा आउटपुट मिलता है। फिर एक ऐसा स्टेज आता है बिजनेस का कि जितना वो इनपुट लगा रहा है उतना ही आउटपुट मिल रहा है। फिर एक ऐसा स्टेज आ जाता है लास्ट में कि वो जितना इनपुट लगा रहा है उससे कम आउटपुट मिल रहा है उसको। तो ये ओवरऑल लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल की जर्नी है, या एक प्रोड्यूसर की जर्नी है इन द लॉन्ग रन। तो यही हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो देखो एक आता है हमारे पास, सबसे पहले यहां से पढ़ते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो आउटपुट इंक्रीजेज मोर देन प्रोपोर्शनली, मतलब प्रोपोर्शनली आप जितना इनपुट लगा रहे हो उससे ज्यादा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, ये इनिशियल स्टेज है, ठीक है ना। ये फर्स्ट है हमारे पास, ये सेकंड है, फिर ये थर्ड है, ठीक है बच्चों। तो आउटपुट इंक्रीजेज इन द सेम प्रोपोर्शन सेकंड, और थर्ड में आउटपुट इंक्रीजेज लेस देन द प्रोपोर्शनेट। एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेज में इनपुट इज डबल्ड एंड आउटपुट मोर देन द डबल, अगर आप इनपुट को डबल कर रहे हैं तो आउटपुट डबल से ज्यादा होगा, ठीक है बच्चों। और अगर आप कांस्टेंट की बात करें, अगर इनपुट डबल है तो आउटपुट भी डबल, मतलब सेम। यहां पर अगर बात करें, अगर आपका इनपुट डबल है तो आउटपुट इज लेस देन डबल, डबल से कम होगा, हाफ होगा या कम होगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास तीन स्टेजेस है, बात समझ आई। चलो आगे देखते हैं। अब रीजन फॉर ईच टाइप, जो तीनों टाइप्स है हमारे पास, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और ये डिक्रीजिंग, इनके रीजन देख लेते हैं। इंक्रीजिंग क्यों है? इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, सम इनपुट दैट इज मशीनरी मैनेजमेंट आर लंपी एंड एफिशिएंट ओनली एट अ लार्ज स्केल। तो लार्ज स्केल पर जाके ये एफिशिएंट होती है, और इंक्रीजिंग रिटर्न इसलिए देखने को मिलता है। ग्रेटर स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर एंड मशीनरी, अच्छी खासी स्पेशलाइजेशन होती है। एग्जांपल में देखते हैं, अ 3 फुट क्यूब बॉक्स हैज 23x7 कैपेसिटी बट यूजेस ओनली 9 into मोर वुड्स। मतलब इनिशियली उसकी कैपेसिटी ज्यादा, आप ये समझ सकते हैं कि फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, अभी जितना मैक्सिमम हम कर सकते हैं अभी तक उससे कम यूटिलाइज कर रहे हैं, तो हमें रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं। कांस्टेंट क्या है? इसको हम लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। इक्वेशन में ये हमारा इक्वेशन फंक्शन हो गया। फर्म्स ऑफन एक्सपीरियंस अ लॉन्ग रन फेज ऑफ सीआरएस, यानी जनरली लंबे समय तक कोई बिजनेस कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल के फेज में ही रहता है। फिर आता है डिक्रीजिंग, अकर्स ड्यू टू मैनेजमेंट डिफिकल्टीज, एक लंबे समय के बाद एक मैनेजमेंट डिफिकल्टीज देखने को मिलती है बिजनेस में, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम देखने को मिलता है, कंट्रोल इश्यूज वेरी लार्ज स्केल पे चला जाता है, एफिशिएंसी डिक्लाइन हो जाती है एज फर्म ग्रोज टू लार्ज। फर्म जब बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर जाती है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स आ जाती है, इसलिए डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल देखने को मिलता है, ठीक है बच्चों। चलो, कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन एज एंड रिटर्न टू स्केल, जो कॉप डगलस हमने पढ़ा, ये पढ़ा था हमने, के एल की पावर ए और सी में 1 माइनस है, ये पढ़ा था। इसको अगर हम रिलेट करें अपने रिटर्न टू स्केल से तो हम इसको लिख सकते हैं के ए एल बी, सॉरी ये हम लिख सकते हैं रिटर्न्स टू स्केल के अंदर बच्चों, ठीक है। अब सम ऑफ द एक्सपोनेंट जो हमने लिए ए और बी उसकी बात कर रहे हैं, डिटरमाइंस द रिटर्न्स टू स्केल। अगर ये जो ए और बी है तो यानी जितना हम इनपुट लगा रहे हैं एक तरीके से दोनों के ऊपर, ठीक है, कैपिटल पे और लेबर पे, तो ए और बी अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो देयर विल बी इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अगर ए और बी इक्वल टू 1 होगा तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अगर ये होगा लेस देन 1 तो क्या होगा? डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है बच्चों। ये हमने रिलेट करा है किससे? कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन से, बात समझ आई, ठीक है ना। तो इसमें जो ए और बी हमारे टेक्नोलॉजिकल कांस्टेंट होते हैं उनकी बात हो रही है। तो इनिशियली क्या होगा, अगर इन दोनों का सम 1 से ज्यादा होगा यानी कि ज्यादा बेटर टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हो रही है ना, टेक्नोलॉजिकली आप ज्यादा ग्रो कर रहे हो। और अगर दोनों का इक्वल टू 1 है तो कांस्टेंट है, यानी जितना आप लगा रहे हो उतना ही आपको इनपुट लगा रहे हो उतना ही आपको आउटपुट मिल रहा है। और ये क्या लेस देन 1 कि जितना आप इनपुट लगा रहे हो लेबर और कैपिटल का उससे कम आपको आउटपुट मिल रहा है, ठीक है बच्चों। सो दैट विल बी डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, क्लियर है। चलो, फिर आता है प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन, आइसो क्वांट। हमने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा है पहले कंज्यूमर बिहेवियर वाले चैप्टर में, अभी आता है आइसो क्वांट। ये प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम कंसेप्ट की बात करेंगे। इंडिफरेंस कर्व में हमने पढ़ा था जब एक कंज्यूमर 2 प्रोडक्ट कंज्यूम करता है एक साथ तो उसको दोनों से मिलने वाले जो कॉम्बिनेशंस बनाता है वो, जिनसे उनको इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलता है, उन सब ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन से अगर हम कर्व बनाते हैं दैट इज इंडिफरेंस कर्व। यहां पर हम बात कर रहे हैं आइसो क्वांट की। आइसो क्वांट यानी कि एक ऐसा कर्व जिसके ऊपर हम ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं प्रोडक्शन के, प्रोडक्शन करने के 2 यूनिट्स के हम प्रोडक्शन कर रहे हैं 2 चीजों के, ठीक है।
ये दो इनपुट लगा रहे हैं हम अपने, कह सकते हैं लेबर और कैपिटल, और उनसे हमें जो प्रोडक्टिविटी मिल रही है एट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, ऐसे समझेंगे कि सपोज मैंने लेबर लगाया 10 और कैपिटल लगाई 15, ठीक है, या फिर मैंने लेबर लगाया 5 और कैपिटल लगाई 20, समझ रहे हो? तो ये दो कॉम्बिनेशन हो गए लेबर कैपिटल से। इन दोनों से अगर मैं कहूं प्रोडक्टिविटी सेम मिल रही है, और ऐसे ही आप और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना लो जिनसे आपकी प्रोडक्टिविटी सेम हो, तो उन सारे सेम वाले पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दे तो हमें मिलता है आइसोक्वाड कर्व, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा अंडरस्टैंडिंग था कि वहां पर हम क्या करते हैं, सेक्रीफाइस का रेट हमारा कम होता रहता था, है ना, तो यहां पर भी क्या होगा, लेबर और कैपिटल का जो सेक्रीफाइस का रेट है वो कम होता रहेगा, तो कहीं ना कहीं कर्व हमारा दिखने में बच्चों सेम ही बनेगा, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। बस फर्क क्या है, ये आईसी नहीं है, आईक्यू है, आइसोक्वांट कर्व। यहां पर वो सारे कॉम्बिनेशंस होंगे आपके आउटपुट के, यानी इस आईक्यू कर्व पे जितने भी कॉम्बिनेशंस है वो सारे सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन दिखा रहे हैं। मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर और कैपिटल लगाऊं तो फॉर एग्जांपल मेरे 200 यूनिट बन रहे हैं, तो पूरे सारे कॉम्बिनेशंस पे 200 यूनिट ही बन रहे हैं। जो आप कोई भी कॉम्बिनेशन लगाओ लेबर कैपिटल का, आपकी प्रोडक्टिविटी 200 यूनिट की ही हो रही है, ये मतलब है आईक्यू कर्व का। तो आईक्यू कर्व के हर कॉम्बिनेशन पर मेरे इनपुट्स का वो कॉम्बिनेशन दिख रहा है जिनको लगाने से मेरी प्रोडक्टिविटी सेम होती है, ठीक है, जिनको लगाने से मेरी प्रोडक्टिविटी सेम होती है। उसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टीज की बात करें या कंपैरिजन की बात करें तो ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम मिलेंगी, कि इंटरसेक्ट नहीं करेगा, एक्सिस पे टच भी नहीं करेगा। हायर आईक्यू मींस उसमें था हायर सेटिस्फेक्शन, यहां पर हायर आईक्यू का मतलब हायर प्रोडक्शन, है ना। देखते हैं चलो, कर्व शोइंग ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ टू इनपुट्स, जैसे मैंने लेबर और कैपिटल लिया, दैट प्रोड्यूसेस द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। दो इनपुट्स के वो सारे कॉम्बिनेशन जिनसे मेरे को सेम लेवल ऑफ आउटपुट मिलता है। ऑल्सो कॉल्ड दी प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व भी बोल सकते हैं जनरली, कि प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व, इसलिए हमने इसका नाम चेंज कर दिया ताकि सेम ना लगे, इसलिए हमने इसका नाम आइसोक्वांट कर दिया, पर आप इसको प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व भी कह सकते हैं। और आइसो प्रोडक्ट कर्व, और एक और नाम दिख रहा है इक्वल प्रोडक्ट कर्व। सारे नाम पता लग गए। आइसोक्वांट को इक्वल प्रोडक्ट कर्व, प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व या आइसो प्रोडक्ट कर्व भी कह सकते हैं। प्रॉपर्टीज में नेगेटिवली स्लोप, अभी आपको इंडिफरेंस कर्व जैसा लगेगा पूरा सुनने में। टू इंक्रीज वन इनपुट अदर मस्ट बी डिक्रीज, वहां पे क्या था, एक को अगर कंज्यूम ज्यादा करना है तो दूसरे को कम करना पड़ेगा, नेगेटिवली स्लोप था। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन सेम, यहां पर क्या है देखो, उसमें हमने एक रेट निकाला था एमआरएस, याद है एमआरएस क्या था बच्चों, कि एक के यूनिट आप कितने सेक्रीफाइस कर रहे हो फॉर गेनिंग द अदर, है ना, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने कि एक के आप यूनिट्स कितने सेक्रीफाइस करते हो टू गेन द अदर। तो यहां पर भी तो यही होगा, आपने लेबर कितना कॉम्प्रोमाइज करा टू इंक्रीज द कैपिटल सो दैट द प्रोडक्शन शुड रिमेन सेम। वहां पर क्या था, आप कॉम्बिनेशन कम ज्यादा कर रहे थे सो दैट द सेटिस्फेक्शन शुड रिमेन सेम, राइट, सो दैट द सेटिस्फेक्शन शुड रिमेन सेम। यहां पर क्या है, सो दैट द प्रोडक्शन शुड रिमेन सेम। तो ये जो रेशियो है ये वही निकल रहा है, बस लेबर और कैपिटल में निकल रहा है, वहां पर था कॉम्बिनेशन में जो आप जो भी दो गुड्स कंज्यूम कर रहे थे। यहां पर आप जो दो इनपुट लगा रहे हो उनके अंदर सेक्रीफाइस और गेन हो रहा है, तो इसलिए हमने इसका नाम चेंज कर दिया। यहां पर हम इसका नाम कर देंगे बच्चों MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। ये रेट वही है जो हमने इंडिफरेंस कर्व में पढ़ा है। वहां पर एमआरएस हम निकालते थे जो यूनिट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं उसके अंदर सेक्रीफाइस और गेन का रेशियो। यहां पर हम जो दो इनपुट लगा रहे हैं इसके सेक्रीफाइस और गेन की बात हो रही है, तो इसलिए हमने इसका नाम, सो दैट उससे अलग रहे टॉपिक, राइट। एमआरएस है इंडिफरेंस कर्व के लिए और एमआरटीएस है आइसोक्वांट कर्व के लिए, मतलब दोनों का सेम है, ठीक है ना। तो एमआरटीएस ये देखो, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होता है, क्योंकि एमआरटीएस डिक्रीजिंग होता है। वहां पर एमआरएस डिक्रीजिंग था इसलिए कॉन्वेक्स था, यहां पर एमआरटीएस डिक्रीजिंग है इसलिए कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। हायर आइसोक्वांट का मतलब हायर आउटपुट, वहां पर क्या था हायर आईसी मतलब हायर सेटिस्फेक्शन, यहां पर हम प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो इसलिए हायर आइसोक्वांट मतलब हायर आउटपुट। ये भी इंटरसेक्ट आपस में नहीं करते, क्योंकि इंटरसेक्ट कर देंगे तो दो अलग अलग प्रोडक्शन कंबाइन हो जाएंगे जो पॉसिबल नहीं है। आप एक टाइम पे एक ही नंबर ऑफ यूनिट्स बनाओगे, राइट। चलो एमआरटीएस देख लो, एक बार एग्जांपल से देख लेते हैं। यहां पर हमने बात ली है फैक्ट्री एक्स और फैक्ट्री वाई, आप इसको लेबर और कैपिटल भी ले सकते हैं अगर कंफ्यूजन लगे तो, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 और यहाँ पर देखो हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं 12 8 5 3 और 2। अब ध्यान से देखेंगे अगर यहाँ पर कितने का कॉम्प्रोमाइज हुआ, पहले 4 का, फिर कितने का हुआ 3 का, फिर 2 का और फिर 1 का। जो रेट ऑफ सेक्रीफाइस है वो कम हो रहा है धीरे धीरे, है ना। तो रेट ऑफ सेक्रीफाइस कम हो रहा है धीरे धीरे, इसलिए अगर हम रेशियो निकालें सेक्रीफाइस अपॉन गेन का, यहाँ तो कुछ नहीं रहेगा। यहाँ पर 4 का सेक्रीफाइस 1 का गेन तो 4:1। यहाँ पर क्या है 3 का सेक्रीफाइस 1 का गेन 3:1 2:1, है ना, और इसी तरह से 1:1। तो ये रेशियो आप देख रहे हो डिक्रीजिंग है। ये रेशियो डिक्रीजिंग होने की वजह से ही आईक्यू कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बनता है, और इंडिफरेंस कर्व में एमआरएस डिक्रीजिंग होने की वजह से आईसी कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बनता था, ठीक है बच्चों। चलो तो देख लेते हैं, रेट एट विच वन इनपुट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द अनदर व्हाइल कीपिंग द आउटपुट कांस्टेंट। ये एमआरटीएस का मीनिंग है कि हम किस रेट पे एक इनपुट को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और दूसरे इनपुट को बढ़ाने के लिए, सो दैट द आउटपुट शुड रिमेन सेम।
ठीक है ना, MRTS डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई डिक्रीजेस अलोंग द कर्व, इसलिए होती है हमारी IQ कर्व की कॉन्वेक्स शेप। बता दिए बच्चों अच्छे से। चलो आइसो कॉस्ट, अब आप लोगों को बजट लाइन याद है, जो बजट लाइन पढ़ी थी हमने, वही सेम यहां पर आइसो कॉस्ट लाइन है। अब प्रोड्यूसर को सेम प्रोडक्शन चाहिए, सेम लेवल ऑफ आउटपुट चाहिए बाय एम्प्लॉइंग दी टू लेवल ऑफ इनपुट्स। वो दो तरह के इनपुट लगा रहा है, उनके कॉम्बिनेशन चेंज कर रहा है, और पहले उसने बनाया कि अगर वो लगाएगा तो, पर एक्चुअल में जब लगाएगा तो पैसा लगेगा ना, बजट भी तो लगेगा। तो यानी कि अब हमें देखना है कि वो जो डिफरेंट लेवल ऑफ लेबर एंड कैपिटल लगा रहा है, उसको लगाने के लिए उसका बजट कितना है, समझ गए। तो जो हमने कंसेप्ट वहां पे पढ़ा था बच्चों बजट लाइन का, सेम यहां पर हमारे पास है आइसो कॉस्ट लाइन, या जिसको हम इक्वल कॉस्ट लाइन भी कह सकते हैं। तो ये एक सेम कंसेप्ट आपका बजट लाइन की तरह चलेगा, ये भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि यहां पर हम सेम प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि आप लेबर और कैपिटल को अगर इक्वल तरीके से बढ़ाओगे और कम करोगे तो कौन कौन से पॉसिबल तरीके होंगे। तो जब भी आप कोई दो चीजों को इक्वल तरीके से बढ़ाते हो और कम करते हो तो हमारी लाइन स्ट्रेट हो जाती है। अगर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ाओगे तो कॉन्वेक्स हो जाएगी, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ाओगे तो कॉनकेव हो जाएगा कर्व, पर अगर इक्वल रेट से बढ़ाओगे और कम करोगे तो स्ट्रेट लाइन होगी। अब इक्वल रेट क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर हम सेम प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे, यहां पर हम एक बजट बना रहे हैं, है ना। तो देखते हैं, लाइन शोइंग ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ टू इनपुट दैट कैन बी परचेज्ड, जो दो लेवल ऑफ कॉम्बिनेशंस हम परचेज कर सकते हैं विद अ गिवन टोटल कॉस्ट बजट, यानी जो भी हमारा कॉस्ट है। तो इक्वेशन की अगर बात करें, जितना भी एक का प्राइस है और जितना आपने उस पर लगाया यूनिट्स, जितना दूसरे का प्राइस है इतना इनटू आपने जितने उसके यूनिट्स लगाए, तो वो मिला के आपको क्या शो करेगा, टोटल कॉस्ट। तो सी विल बी योर टोटल कॉस्ट, पी एक्स और पी वाई क्या होगा, प्राइसेस ऑफ इनपुट ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, जो इसका स्लोप होगा वो क्या होगा, माइनस का पी एक्स बाय पी वाई कह सकते हैं। स्लोप वैसे यही है, माइनस साइन बताता है कि नेगेटिव स्लोप है, यानी कि इनवर्स रिलेशन है। माइनस साइन का रेलेवेंस क्या है कि वो सिर्फ ये बताता है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, कि एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को कम करना पड़ेगा, तभी आप विद इन बजट में दोनों को परचेज कर पाओगे, राइट। चलो, तो ये हमारा रेशियो हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर आपका बजट इंक्रीज हो जाता है तो सेम बजट लाइन में जैसे हमने बात करी थी, इनकम बढ़ती है तो बजट बढ़ जाता है, वैसे ही यहां पर अगर बजट बढ़ेगा तो ये राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, बजट कम हो जाएगा तो पीछे शिफ्ट करेगा। यानी ये जो आइसो कॉस्ट लाइन है, अगर आपका बजट इंक्रीज हो जाए बच्चों तो आप प्रोडक्शन ज्यादा कर पाओगे, यानी आप दोनों को ज्यादा परचेज कर पाओगे, तो ये इधर शिफ्ट करेगा, और अगर बजट कम हो जाता है तो ये पीछे शिफ्ट करेगा। सिंपल है। चलो देख लेते हैं एग्जांपल। मैक्सिमम बजट मान लो 1000 रुपए, एक का प्राइस 10 है, एक का 20 है। मैक्सिमम ऑफ एक्स ऑफ 100 यूनिट्स और मैक्सिमम ऑफ वाई कितने हैं, 50 यूनिट्स अगर आप परचेज करते हो, तो लाइन जॉइनिंग दीस पॉइंट्स क्या होगी, आइसो कॉस्ट लाइन होगी। तो सेम बजट लाइन अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो ये फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोड्यूसर है, उसका भी बजट है, अगर दो इनपुट लगाने हैं तो उसको भी बजट बनाना पड़ेगा, राइट। तो बजट लाइन ही है, लेकिन डिफरेंशिएट करने के लिए हमने नाम चेंज कर दिया है आइसो कॉस्ट लाइन, ठीक है ना। चलो, प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम, अब हमने दो बातें करी, एक हमने पढ़ा आईक्यू कर्व, एक हमने पढ़ा आइसो कॉस्ट लाइन। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम याद है, वही सेम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है भाई। ये हो गया आईक्यू कर्व, जहां पर उसको सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा हर एक पॉइंट पर। ये है उसकी आइसो कॉस्ट लाइन जो उसका बजट बताती है। तो जहां पर ये दोनों मीट करेंगे बच्चों, इसको हम बोलेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। यानी ये वो लेवल ऑफ आउटपुट आ जाएगा जिसके उसके अंदर एक सेटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ आउटपुट भी मिल रहा है उसको, और वो उसके बजट में भी फॉल कर रहा है, तभी तो बना पाएगा। सारे कॉम्बिनेशन जो उसने आईक्यू कर्व के लिए वो सारे बना नहीं सकता, उसके बजट में भी तो आने चाहिए ना। तो उसके बजट में एक ऐसा कॉमन पॉइंट आएगा जो यहां पर होगा। तो इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, आईक्यू कर्व के हर पॉइंट पर एक एमआरटीएस एग्जिस्ट करता है। आईक्यू कर्व के हर एक पॉइंट पर एक एमआरटीएस, यानी हर पॉइंट पर आपने लेबर और कैपिटल का कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज और गेन किया होगा उस कॉम्बिनेशन को अचीव करने के लिए, राइट। और आइसो कॉस्ट की हर लाइन पर क्या है, पी एक्स बाय पी वाई, जितना आप दोनों के लिए स्पेंड कर रहे हो। तो मैं कह सकता हूं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी जब आईक्यू कर्व का एमआरएस किसके इक्वल हो जाएगा, पी एक्स अपॉन पी वाई ऑफ द आइसो कॉस्ट लाइन। सो दिस विल बी द इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है बच्चों। तो देखो टेंजेंटी पॉइंट, जहां पर स्लोप है आइसोकॉन्ट का एमआरटीएस, और स्लोप ऑफ आइसोकॉस्ट यानी कि प्राइस का रेशियो, ये हमने बात करी। एमआरटीएस किसके इक्वल हो जाए, पी एक्स पी वाई के, सो दैट विल बी अ सिचुएशन ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइज द कॉस्ट फॉर अ गिवन आउटपुट और मैक्सिमाइजिंग आउटपुट फॉर अ गिवन कॉस्ट कंडीशन। आइसोकॉस्ट इज टेंजेंट, यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करेगा, जो हमने ग्राफ में बात करी अभी। टेंजेंसी पॉइंट, स्लोप ऑफ, ये हमने बात कर ली, ठीक है। गिवन आइसोकॉन्ट इज आउटपुट लेवल टच इज द लोएस्ट पॉसिबल आइसोकॉस्ट लाइन। टेंजेंटी पॉइंट क्या होगा, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। जो ये टेंजेंसी पॉइंट होगा, यानी जहां पर दोनों टच करेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, एनी अदर पॉइंट ऑन द आइसोकॉन्ट लाइज ऑन हायर आइसोकॉस्ट, दैट इज हायर कॉस्ट। अगर हम आइसोकॉन्ट की बात करें, इसके ऊपर जो बाकी कॉम्बिनेशन है, ये वाला लो या इसके पॉइंट के अलावा आप कहीं पर भी लेंगे अगर कोई भी कॉम्बिनेशन, तो वो हमारे बजट से बाहर है, तो इसलिए हम उसको बोल रहे हैं वो हायर कॉस्ट कॉम्बिनेशन है, और वो अचीवेबल नहीं है फिलहाल के हिसाब से, ठीक है बच्चों, समझ आई बात। चलो
आइसोक्वांट और इंडिफरेंस कर्व में अगर एक बार डिफरेंस देखें ध्यान से, आइसोक्वांट क्या है, क्वांटिफेबल आउटपुट लेवल की बात करता है, ये बात करता है अनक्वांटिफेबल यूटिलिटी। वहां पर हमने क्या बोला था कि सेटिस्फेक्शन को मेजर नहीं कर सकते और हम रैंकिंग यूज करते थे, इसलिए आईसी कर्व का यूज होता था। यहां पर यूज इन प्रोडक्शन थ्योरी और यूज इन कंज्यूमर थ्योरी। यहां पर एमआरटीएस इज डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, यहां पर एमआरएस क्या है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। ठीक है बच्चों, कि एक में चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाय आप दूसरे का कितना चेंज कर रहे हो, तो सेम फॉर्मूला दिखने में सेम है, लेकिन वहां पर आप कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन वाले यूनिट्स की बात करते थे, यहां पर आप किसके कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हो, जो आप इनपुट्स लगा रहे हो उनके। ठीक है बच्चों, समझ आया? चलो जी, इसी के साथ हमारा ये वाला यूनिट भी खत्म। आई होप सब बच्चों को बड़े अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।